उस वक़्त मैं 19 साल की थी, बिना बाप के आ गई है यहाँ पे। तो मेरी मदर ने उस दिन भी ऐसा ही किया, मुझे बहुत मारा प्रेगनेंसी की हालत में। उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुझे अब यहाँ रहना है तो तुझे कॉल गर्ल का काम करना होगा। मैं अपनी बेटी को जो दूध की बोतल होती है ना, उसमें चीनी पानी डाल के पिलाती थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं अकेले अपनी बेटी को पाल लूँगी। नमस्कार, मेरा नाम गीतांजलि है और आज मैं 24 साल की हूँ और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जोश टॉक आशा के माध्यम से। तो मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं 4 साल की थी। उस टाइम पे मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मेरी मदर सिंगल थी। उस टाइम पे मेरी मदर के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो उस टाइम पे मेरी मदर ने सोचा कि मैं इसको अनाथ आश्रम में डाल देती हूँ क्योंकि मैं अकेले नहीं पाल सकती और औरत तो वैसे भी इतनी एनर्जेटिक होती नहीं है कि इतनी ताकत नहीं होती कि वो अकेले अपने बच्चे को पाल सके। तो उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में डाल दिया था। तो उसी अनाथ आश्रम में मैंने 12 साल अपनी 12th कंप्लीट करी। उसके बाद 12th कंप्लीट करने के बाद जब हम 18 के हो गए तो उस टाइम पे हमें इंडिपेंडेंट कर दिया गया और हमारी मदर को हैंड ओवर कर दिया गया। तो हमारी मदर जो मेरी मदर थी, उन्होंने 2 महीने मैं अपने घर पे रही। तो उन्होंने 2 महीने तक मुझे घर पे इतना टॉर्चर किया, मुझसे इतना काम करवाती थी, हमेशा शादी के लिए फ़ोर्स करना। लेकिन मेरे को शादी नहीं करनी थी। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी है क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग ही मेरा एक सपना था। तो मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी थी उस टाइम पे। तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी थी और मैं जब अपनी मदर के पास गई, मैंने कहा कि मम्मी मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए। तो फिर उसके बाद मेरी मदर ने मुझे कहा कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग क्या है? ये तो एक दर्जियों का काम होता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो एक दर्जियों का काम है, फ़ैशन डिज़ाइनिंग क्यों करनी है? फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट इसी में ही है और एक दिन आपको मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊँगी। तो मेरी मम्मी तब भी नहीं मानी क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि मैं एक लड़की हूँ और इस बच्ची को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि एक टाइम पे उन्होंने भी ऐसी चीज़ें फ़ेस की है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा अपनी मदर से कि मम्मी मैंने फिर उनको पर्सनली समझाया क्योंकि कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाय फेस उनको समझानी पड़ती है अपने तरीके से। तो मैंने अपने मदर को समझाया कि मम्मी मुझे 1 महीने के लिए सपोर्ट कर दो, फिर उसके बाद मैं खुद अपना आगे का लाइफ़ देख लूँगी। तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि ठीक है, मैं 1 महीने के लिए सपोर्ट कर देती हूँ। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट में सिर्फ़ यही करा कि उन्होंने रूम देख के दे दिया क्योंकि इंस्टीट्यूट्स वग़ैरह सारी चीज़ें मैंने खुद अपने थ्रू ही देखी थी ऑनलाइन गूगल में सर्च करके। फिर उसके बाद मेरा यही रहता था कि मैं मॉर्निंग में अपनी क्लासेस जाती थी। फिर उसके बाद क्लासेस जाने के बाद मैं इवनिंग के टाइम पे अपना रिसेप्शन का काम करती थी। तो एज़ अ रिसेप्शनिस्ट जब मैं काम कर रही थी तो उस टाइम पे मेरी जो पहली तनख्वाह आई थी वो थी 8,000। तो 8,000 तो कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, छोटी चीज़ भी नहीं है उस टाइम पे मेरे लिए। तो जो मेरी 8,000 की सैलरी थी वो मैंने अपनी 2 महीने की फ़ीस भरी उससे और मैंने रेंट पे नहीं किया। तो जब मैंने अपनी 8,000 की फ़ीस भरी थी अपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की इंस्टीट्यूट में, तो उस टाइम पे जब मैं रेंट पे नहीं रह पा रही थी, जो लैंडलॉर्ड हैं वो हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करते थे कि आप मुझे मंथली पैसे क्यों नहीं ला के दे रहे हो, रेंट क्यों नहीं ला के देते हो? तो फिर उसके बाद मैंने उनसे और टाइम माँगा कि मुझे 1 महीने का और टाइम दे दो। लेकिन वो रेंट वाले नहीं माने, उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। तो उस दिन मैं रात को बहुत ज़्यादा परेशान हुई और मैं एक रात मैंने बाहर ही गुज़ारी। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, मैंने फ़ीस पे करी, रेंट पे नहीं कर पाती थी, तो ऑफ़िस में मैं परेशान रहती थी। इसी तरीके से मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई, वो मुझसे बातें करता था, मेरी प्रॉब्लम्स को समझता था।
तो इसी तरीके से हम दोनों रिलेशनशिप में आए। फिर हम दोनों ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। तो मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हाँ, एक सपोर्ट मिला है मुझे, तो मैं उस सपोर्ट को खोना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने जल्दी शादी कर ली थी। तो हम दोनों ने मिलके कोर्ट मैरिज करी और हम हैप्पी लाइफ जी रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही मिली हो। इतना ज़्यादा प्यार करने वाला, इतना ज़्यादा लविंग और केयरिंग हस्बैंड था मेरा। फिर अचानक जब मैं 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे अचानक से मेरे पास खबर आती है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी अंदर से, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ? मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, ये सोच रही थी कि इतनी ज़्यादा खुशी आई थी, इतनी अचानक से सारी खुशियाँ चली गई। फिर उसके बाद मैं दोबारा अपनी मदर के पास गई, हेल्प माँगने कि मम्मी अब मैं इस हालत में हूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए, आप मुझे सपोर्ट करो। लेकिन मेरी मदर ने मेरे को बिल्कुल नहीं सुनी, मेरी कोई बात नहीं सुनी उन्होंने। मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा ताने देती थी, हर चीज़ के लिए ताने देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि एक लड़की होना एक गुनाह हो गया है। तो मेरी मदर ने उस दिन भी ऐसा ही किया, मुझे बहुत मारा प्रेगनेंसी की हालत में। मुझे इतना मारा, इवन मेरे पेट में भी लात मार दी थी उन्होंने। मैं इतना ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उन्होंने वहाँ से भी मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। फिर उसके बाद मैं वहाँ से गाज़ियाबाद से दिल्ली तक पैदल चल के आई थी मैं वहाँ से, और मेरे पैर सूज गए थे उस टाइम पे। मुझे इतना अकेलापन महसूस होता था। मैं उस टाइम पे ना मेरे पास रहने की जगह थी, ना कुछ भी नहीं था, खाना भी नहीं था मेरे पास। मैंने ऐसा टाइम देखा, खाना भी नहीं था। मैंने 2 रात प्रेगनेंसी की हालत में मैंने रोड पे गुज़ारी थी। मैं 2 रात वहाँ सोई हूँ, इतना डर-डर के सोई थी मैं वहाँ पे, इतना ज़्यादा डर-डर के सोई थी। मैंने वो 2 रात कैसे गुज़ारी है बिना कुछ खाए-पिए रोड में सो के। फिर उसके बाद कहीं मुझे जगह मिली, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता था, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो कुछ अच्छे लोग भी मिल गए थे। लेकिन जब मेरा डिलीवरी का टाइम आया, ऐसे ही दिन गुज़रता गया, आगे चलती रही चीज़ें, स्ट्रगल चलता रहा मेरा। फिर उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आया मेरा, उस टाइम पे कोई नहीं था मेरे पास। और आप सब तो जानते ही हैं कि बिना फादर के बच्चे को डिलीवर करना कितना मुश्किल काम है। मैंने दीनदयाल के हॉस्पिटल में, जो दिल्ली में ही है, मैंने वहाँ पे अपनी चीनी को इस तरीके से डिलीवर किया है। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दर्दनाक उस टाइम पे था मेरे लिए, क्योंकि कोई नहीं था, अकेले कैसे करना। वहाँ पे सारे सोच रहे थे इतनी छोटी उम्र की लड़की, क्योंकि उस वक़्त मैं 19 साल की थी। सबको ऐसा लग रहा था कि ये ऐसी है, बिना बाप के आ गई है यहाँ पे। बिना बाप के यहाँ ये बच्चा डिलीवर करने आई है, किसका बच्चा है? बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जब एक औरत के साथ उसका आदमी नहीं होता तो बहुत सी चीज़ें सुनने को मिल जाती है हमें। तो उन्होंने मेरी पूरी वेरिफ़िकेशन वग़ैरह की। फिर उसके बाद मुझे तभी भी मैं सुबह 8 बजे वहाँ आई थी हॉस्पिटल, लेकिन उन्होंने मुझे एडमिट नहीं किया। मैं इतनी दर्द से गुज़र रही थी, पूरा मतलब क्या बताऊँ कि पूरा ब्लड वग़ैरह आ चुका था मेरा। मुझे कवर करा, मैं व्हीलचेयर में लिफ्ट से ऊपर नीचे यही चलता रहा मेरा। फिर मुझे 12 बजे वहाँ पे 4 घंटे बाद मुझे वहाँ एडमिट करा गया।
फिर उसके बाद चीनी मेरी बेटी है, वो इस दुनिया में आई। फिर उसके बाद जब मैंने उसे अपने हाथ में लिया, क्योंकि जब डिलीवर करने से पहले जब मैं इस हालत में घूमती थी, रहती थी, बहुत सी चीज़ें देखती थी, तो सब मुझे यही ताने मारते थे कि गिरा दे ये बच्चा, अगर ये बच्चा होगा तो तू बेच दियो। इस तरीके की चीज़ें मुझे सुनने को मिल जाती थी कि इस बच्चे को गिरा दो, इस बच्चे को बेच दो, ये सारी चीज़ें, या फिर किसी को दे दो जिनके पास बच्चा नहीं है, बहुत सी चीज़ें। लेकिन जब वो मेरे हाथ में आई, जब मैंने उसे अपनी गोदी में उठाया, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अकेले अपनी बेटी को पाल लूँगी। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अकेले अपनी बेटी को पाला। फिर उसके बाद जब मेरी बेटी 3 महीने की हुई, तो जहाँ मैं रहती थी, वहाँ के जो ओनर थे वो भी एक्सपायर हो गए, तो अब वहाँ पे भी कोई रहने की जगह नहीं। वहाँ पे भी कोई रहने की जगह नहीं थी, तो फिर एक लेडी ने मुझे सहारा दिया। 1-2 दिन तो वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, उस लेडी ने। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुझे अब यहाँ रहना है तो तुझे कॉल गर्ल का काम करना होगा और मुझे कमा के लाके देना होगा। इस तरीके से मुझे फ़ोर्स किया गया कि तुझे प्रोस्टिट्यूशन का काम करना है और मुझे ये पैसे कमा के देगी तू। तो मैंने बहुत मना किया। फिर उस दिन वो किसी के साथ बिज़ी थी, तो मैं छुपके से अपनी बेटी को लेके वहाँ से भाग गई रात के टाइम पे। फिर मुझे पता नहीं था कि मैं आगे कहाँ जाऊँगी, कहाँ नहीं जाऊँगी, पर मैं वहाँ से भाग के चली गई। फिर उसके बाद कहीं मुझे सहारा मिला। हमारे एक हॉस्टल की दीदी है, मैं वहाँ पे मैं हेल्प के लिए गई। मैं बाद में कॉन्टैक्ट में आई थी उनके, तो उन्होंने मुझे हेल्प की कुछ दिन। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको सारा रेंट वग़ैरह दे दूँगी, मुझे बस रहने की जगह दे दो। तो उस टाइम पे मेरा ये स्ट्रगल रहता था कि मैं अपनी बेटी को उसको मैं उस मेरी बेटी का वो एक ऐसा एज टाइम होता है जब माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। न्यूबॉर्न बच्चा है, 3 महीने का है, 4 महीने का है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी को क्रच में रखा, डे केयर होता है जो पूरे दिन रखता है। फिर उसके बाद डे केयर में रखती थी और मैं खुद जॉब के लिए जाती थी। सुबह जॉब पे जाना, शाम को आती थी, फिर डे केयर से लाके, फिर उसके बाद उसके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें रहती थी मेरे साथ। डे केयर से आना, फिर अपनी बेटी को टाइम देना, उसके साथ खेलना, फिर उसको अच्छी-अच्छी चीज़ें बताना, सिखाना। बच्ची को क्रच में रखती थी, जॉब करती थी, मेरा यही दिन चलता रहा। 3-4 महीने बाद मेरी जो कुछ सेविंग्स हुई, मैंने उस सेविंग से दोबारा फ़ैशन डिज़ाइनिंग का अपने इंस्टीट्यूट में मैंने दोबारा एडमिशन लिया फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए। फिर उसके बाद जैसे सैटरडे संडे मेरी ऑफ़िस की छुट्टी रहती थी, तो मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस के लिए जाती थी। और सैटरडे संडे ये होता था कि मेरी बेटी के डे केयर की भी छुट्टी रहती थी। तो मैं ये 2 दिन मैं कैसे मैनेज करूँ, मुझे समझ नहीं आता था। तो मैं अपनी बेटी को जो मेरे रेंट में रहती है, बगल में जो एक आंटी रहती है, उनके ज़िम्मेदारी पे छोड़ के जाती थी। डे केयर में तो चलो कैमरा है, हम देख लेते हैं कि बेटी कैसे रह रही है, किस तरीके से उसकी टेक केयर हो रही है। लेकिन वो रेंट वाली जो आंटी थी, उनके पास कैसे रह रही होगी, वहाँ पे भी डर-डर के इंस्टीट्यूट जाना, लेकिन हिम्मत नहीं हारती थी। इंस्टीट्यूट भी जाती थी, जॉब करने भी जाती थी और अपनी बेटी को भी पालती थी। फिर इसी तरीके से मैंने अपनी फ़ैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट करी। तो इसी तरीके से मैं अपनी पढ़ाई अपने इंस्टीट्यूट में फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर रही थी और उसके बाद जॉब के लिए भी जाती थी और अपनी बेटी को भी पालती थी।
तो इसी तरीके से कोविड का टाइम आ गया था। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये 2 साल बहुत लोगों की परेशानी का रहा है, तो ऐसे ही मेरे साथ भी रहा था। कोविड के टाइम पे जॉब भी चली गई थी, हाथ में पैसे भी नहीं थे और जहाँ मैं रहती थी वहाँ की जो दीदी थी, वो भी मुझे फ़ोर्स करती थी कि रेंट पे करना है, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। लेकिन मेरे पास होते नहीं थे, तो फिर मुझे वहाँ से भी दीदी ने निकाल दिया था। वहाँ भी नहीं रहने दिया। कहते हैं ना पैसा ही सब कुछ होता है, तो पैसा नहीं था तो कुछ भी नहीं है। तब मुझे वहाँ से भी निकाल दिया दीदी ने। फिर मैं दिल्ली में ही मैंने कहीं रेंट लिया। मैंने उनको कहा कि मैं वर्क फ्रॉम होम से स्टार्ट करूँगी, आप मुझे सपोर्ट कर दो। फिर उसके बाद उन्होंने 1-2 महीने, वो लैंडलॉर्ड थोड़ी सही थी, लेकिन सारे सही नहीं होते हैं। जब तक पैसा है वो सही थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने 2 महीने रखा, तो उस टाइम पे मेरे पास गैस चूल्हे तक, एक दूध लाने तक के मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो मैं अपनी बेटी को जो दूध की बोतल होती है ना, उसमें चीनी पानी डाल के पिलाती थी। बहुत बुरा लगता था, पर क्या करूँ, भूखा भी नहीं छोड़ सकती। उसी बोतल में चीनी पानी डाल के दे दिया। 5-6 दिन मेरी बेटी ने सिर्फ चीनी पानी ही पिया है। उस वक़्त मैं सोच रही थी कि मैं कैसी माँ हूँ, जो अपनी बेटी को एक दूध नहीं पिला सकती। फिर मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम ढूँढते हैं। ऑनलाइन कुछ मिल ही नहीं रहा था मुझे कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। जॉब्स किए, अचीवमेंट मिलती थी वहाँ भी, लेकिन सेविंग्स हो नहीं पाती थी मेरी उस टाइम पे, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग की फ़ीस भरना, क्रच की फ़ीस भरना, बेटी का खर्चा, रेंट देना, एक भी सेविंग्स नहीं हो पाती थी मेरी। तो कोविड में अचानक से जॉब जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं था। फिर उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि ऐसी कौन-सी जगह है जिसमें माँ और बच्चे को रखा जाता है। तब मुझे माइका स्वीट होम दिखा। मैंने वहाँ जाके वहाँ पे हेल्प माँगी। 1-2 दिन मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, कोई सपोर्ट नहीं है, पता नहीं ये जगह कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। क्योंकि मैंने हर जगह इतने धक्के खाए हैं, जहाँ जाती थी बाहर निकाल देते थे मुझे। फिर उसके बाद वहाँ जाने के बाद मैं 1-2 दिन थोड़ा नेगेटिव रहती थी, क्योंकि इन दिनों में जब कोविड का टाइम आया था और जब स्ट्रगलिंग टाइम आ रहा था, इन दिनों में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करी। फिर उसके बाद अपनी बेटी का शक्ल देख के रुक जाती थी कि फिर इसको कौन देखेगा। तो जब मैं वहाँ माइका स्वीट होम में गई, तो फिर वहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों ने अटेंड किया, सपोर्ट किया। फिर उसके बाद मुझे तब भी पॉज़िटिव फीलिंग्स नहीं आ रही थी स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद वहाँ के जो फाउंडर हैं, अविनाश जैन, उन्होंने फिर मेरी काउंसलिंग की, मुझे मोटिवेट किया। फिर मैंने वहाँ से एक नई ज़िंदगी स्टार्ट की। तो फिर उसके बाद मैंने अपना फ़ैशन डिज़ाइनिंग में ध्यान देना स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने अपनी सारी चीज़ें, जो टैलेंट मेरे अंदर था, मैं भरपूर वहाँ पे कर सकती थी। तो फिर उसके बाद वहाँ मैंने अलग-अलग कंपनीज़ के साथ टाई अप किया फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए। अमेज़न में अमेज़न में मेरे डिज़ाइन सेलेक्ट हुए हैं और मैं फ़ैशन शोज़ में फर्स्ट रनर अप रह चुकी हूँ। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ी हूँ और हिम्मत नहीं हारा। तो ये मेरी कहानी थी। तो आगे चलते-चलते मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो ये 4 साल की उम्र से लेके जो 24 साल की उम्र में
उम्र तक का जो मैंने सफ़र देखा है, जो मैंने स्ट्रगल देखे हैं, उसमें ये चीज़ तो मैंने ज़रूर नोटिस की है कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मुझे घर से धक्के मार के निकाला गया था। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे लैंडलॉर्ड ने धक्के मार के बाहर निकाला। मुझे अपनी बेटी को चीनी पानी पिलाना पड़ा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। तो इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी लेडीज़ या वुमेन्स है, आप स्ट्रॉन्ग तो बनो ही, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ज़रूर बनो। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है, पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।